Hello dear students, today we learn about gymnosperms. आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो सेकेंड ईयर का एक बुक कवर करता है। एक कंप्लीट बुक है वो जिम्नोस्पर्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं? मुख्यतया हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं उन्हें नग्न बीजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्ड सीड प्लांट। नग्न बीजी इसलिए कहा जाता है इन पादपों को कि इन प्लांट्स के अंदर जो बीजांड होते हैं वो किसी ओवेरी में ना होके डायरेक्ट गुरु बीजाणु पर्णों पर लगे हुए होते हैं और इसी कारण से इनमें फल का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः ऐसे पादप जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते, जब हम स्पर्मेटोफाइटा की बात करते हैं बीजीय पादपों की, तो स्पर्मेटोफाइटा में हमने दो समूह बनाए हैं जिनमें हम पादपों को पढ़ते हैं। एक तो है जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। बीज दोनों पादपों के अंदर बनते हैं। ठीक है, जो सीड्स बनेंगे वो दोनों ही प्लांट्स के अंदर बनते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स स्पर्मोज यानी बीज, फाइटा यानी पादप, बीजीय पादप। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बीज स्वभाव का विकास जब होता है विषम बीजाणुकता के द्वारा, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फल नहीं बन पाते, केवल बीजों का ही विकास हो पाता है। यानी शुरुआती प्रक्रम है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है एंजियोस्पर्म्स का। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड प्रेजेंट प्लांट्स एंजियोस्पर्म। अतः क्रमिक विकास के जो चरण हैं उनमें जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं वो बीज रहित, बीज युक्त पादप होते हैं जिनका ओरिजिन या जिनकी उत्पत्ति 27 करोड़ वर्ष पहले पेलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन काल में हुई थी। आज से 27 करोड़ वर्ष पूर्व इनका ओरिजिन हुआ। पार्मियन पीरियड के अंदर जिम्नोस्पर्म में कार्पल और अंडाशय का पूर्ण रूप से अभाव होता है तथा जो ओव्यूल्स होते हैं, जो बीजांड होते हैं, वो अंडाशय की भित्ति से आवृत नहीं होते, अतः फल नहीं बनते, इंटेगमेंट्स निर्माण नहीं हो पाता। अतः ये पादप फल रहित बीजीय पादप होते हैं। जब बीज की डेफिनेशन हमारे पास आती है कि बीज है क्या, तो बीज या सीड इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। निषेचित जो बीजांड होता है उसका उत्पाद बीज होता है। ठीक है, निषेचित जो बीजांड है उससे बीज का निर्माण हो पाता है, लेकिन बीज को कवर करे हुए ना तो ओवरी पाई जाती, न कार्पल्स के कोई पार्ट्स इनमें प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, इसलिए केवल नेक्ड सीड होता है, केवल बीज बन पाते हैं। और बीज भी हम अगर बीजों के बारे में पढ़ते हैं
तो बीजों के जो बीजावरण होते हैं उसकी जो उत्पत्ति होती है वो इंटेगुमेंट्स या बीजांड आवरणों के द्वारा होती है। ये रक्षात्मक आवरण होते हैं जो बीज के भीतर जो भ्रूण पाया जाता है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, बीजों को हम दो प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं कि भ्रूणपोष और अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी वो होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नामक संचयोतक पाया जाता है, जैसे अरंडी में और चिलगोजा में। और अभ्रूणपोषी होते हैं जिनके अंदर बीज पत्रों का अभाव होता है, बीज पत्र जिनके अंदर भोजन संचित होता है। भ्रूणपोषी उत्तक वो एब्सेंट होता है, जैसे चना और आम। अब जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के लक्षणों की, विभेदक लक्षणों की, कि आखिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जो जिम्नोस्पर्म को अन्य पादपों से अलग करते हैं, ठीक है, अलग बनाते हैं, जिनको हम आसानी से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि निम्न पादप जिम्नोस्पर्म का ही होना चाहिए। ठीक है, यह जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। तो पहला जब हम बात करते हैं इसके लक्षणों में, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एवरग्रीन ट्री। फर्स्ट ऑफ जो लक्षण है एवरग्रीन ट्री, सदाबहार वृक्ष होते हैं। अगर हम कहीं भी देखेंगे इनको जिम्नोस्पर्म को, कहीं पादप हम घूमते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में, ठीक है, तो हम गौर करेंगे कि ये जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, और मेनली वृक्ष और श्रब, ट्री और श्रब के रूप में ये पाए जाते हैं। जीरोफिटिक और मरुद्वीय अनुकूलन दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इनमें जो मुख्य जो प्लांट शरीर होता है या मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। बीजाणुद्भिद होती है, मतलब इनका जो मुख्य शरीर होता है वो जड़, तना और पर्णों में विभेदित होता है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीफ कहाँ पर है। इसके बाद इनकी जो पर्ण होती है मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक होती है, एक रूपी या द्विरूपी। ठीक है, या तो एक ही प्रकार की पाई जाएगी या दो प्रकार की पाई जाएगी। सिंपल होती हैं, निडल शेप, सुई की तरह सूच्याकार होती हैं, और पिन्नेटली कंपाउंड होती है या पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। फिर इनमें जो वेस्कुलर बंडल होता है संवहन पूल, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा बना हुआ होता है, लेकिन जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उन जाइलम तत्वों में से वेसल एलिमेंट्स का या वाहिका, जो वेसल्स या वाहिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं जाइलम में। और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि साहब स्थलीय पादपों के पूर्ण रूप से जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनकी तुलना में जिम्नोस्पर्म के अंदर जो संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल होते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जाइलम के अंदर वाहिकाओं का अभाव है, ठीक है, और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाओं का अभाव है। लेकिन जिम्नोस्पर्म का एडवांस जो समूह है निटेलिज जो है, उस निटेलिज के सदस्यों में जैसे उसका उदाहरण है नीटम। तो नीटम के अंदर एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप वेसल्स या वाहिकाएं पाई जाती हैं। जो उसकी विकासात्मक जो चरण है वो दिखाते हैं कि डेवलपमेंट फेज में है। अब इन्हीं पादपों से एंजियोस्पर्म का विकास हुआ होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विकासीय प्रवस्था को भी ये दिखाते हैं
मतलब ये पादप आपस में विकासीय प्रक्रम में या तो अग्र की तरफ या पश्च की तरफ आपस में क्या है, घनिष्ठ रूप से लिंक्ड हैं या जुड़े हुए हैं। इसके बाद इन पादपों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी वुड का निर्माण होता है। ठीक है, सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। अतः इनकी जो लकड़ी है या वुड है वो टिम्बर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, फर्नीचर्स वगैरह बनाने में उपयोगी होती है, मजबूत होती है। काम आए। कई सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो कि जिनकी लकड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है उसकी। इसके बाद इनके अंदर जो कोन और स्ट्रोबिलस बनते हैं। जनन में क्या होता है कि जब जनन के समय शंकु और स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो कोन बनेगा या शंकु या बनेगा या जो स्ट्रोबिलस बनेगा वो प्राय एक लिंगी होता है। और अधिकांश रूप से जो पादप होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो एक लिंगाश्रयी होते हैं। एक लिंगाश्रयी मतलब कुछ पादपों के अंदर जैसे एक ही या तो नर होगा, ठीक है, या तो नर जननांग उपस्थित होंगे या केवल मादा जननांग होंगे, दोनों नहीं होते। ठीक है, इसके बाद इनका जो बीजांड होता है वो गुरु बीजाणुपर्ण या मेगा स्पोरोफिल्स पर नग्न रूप से लगे हुए होते हैं तथा संख्या में भी भिन्न भिन्न होते हैं। और बीजांड जो होता है उसे हम बोलते हैं रिजु बीजांड या ऑर्थोटोपस बीजांड, जो यूनिटेगमिक होता है, एक अध्यावरणीय होता है। ठीक है, और हम मानते हैं कि ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड है वो सबसे आदि बीजांड है या प्रिमिटिव ओव्यूल है, विकास के चरणों में प्रथम या प्राथमिक स्थान रखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि साइकस के अंदर और गिंगो के अंदर जो नरयुग्मक होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, कशाभिकीय होते हैं। साइकस और गिंगो को छोड़कर अन्य में नरयुग्मक अचल होता है, अकशाभिक होता है, यानी मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन साइकस और गिंगो में जो नरयुग्मक पाए जाएंगे वो क्या होंगे, चल होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगला लक्षण है कि इस जिम्नोस्पर्म में सभी सदस्य वायु परागित होते हैं, वायु के द्वारा परागण होता है सभी पादपों के अंदर। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो परागण की जो क्रिया होती है वो एनिमोफिलस होती है। परागण जब संपन्न होता है तो परागकण सीधे ही बीजांड के न्यूसेलस पर पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, और निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं। निषेचन पराग नली की सहायता से संपन्न होता है, यानी साइफोनोगेमस होता है, नाली युग्मनी प्रकार का होता है। इनका जो भ्रूणपोष का जो परिवर्धन होता है वो निषेचन से पहले ही संपन्न हो जाता है। जो उनका एंडोस्पर्म होता है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, उस एंडोस्पर्म का निर्माण
निषेचन से पहले ही हो जाता है तथा यह अगुणित होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। इस प्रकार जो ये लक्षण हमने पढ़े हैं, ये लक्षण जिम्नोस्पर्म के विभेदक लक्षणों में आते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स में आते हैं, जो इनको अन्य पादपों से अलग करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण या डिस्टिंग्विशिंग जो कैरेक्टर्स हैं, इनको बार बार पढ़ें। ठीक है। और जो मैंने आपको इमेज भेजी है या उसका नोट्स बनाए, उसके जो मैंने आपको बोला है, कई बातें मैंने आपको कही है जो इस इमेज में नहीं है, वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है। ठीक है, ओके।